नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधेमन आपके चैनल लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं घटनाचक्र, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का 2 पार्ट हो चुका है। तीसरे पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट के प्रश्नों को। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्पीड आप तेज रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई क्या है, अब जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कराना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पे, एक बार पढ़ लीजिए। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, मध्य प्रदेश का दतिया जिला, ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। सर बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश का दतिया जिला सही है। वो क्या है, मध्य प्रदेश का दतिया जिला सही है। हमने आपको बताया था गुर्जरा। एक मैंने आपको गुर्जरा बताया था, एक मैंने आपको मास्की बताया था, एक मैंने आपको नेत्तूर बताया था, एक को मैंने आपको उडे गोलम बताया था। उडे गोलम ये बताया था। मैंने आपको 4 बताए थे, और चारों में क्या है, अशोक का नाम है, यानी व्यक्तिगत नाम है। बाकी जगह प्रियदर्शी है या अशोक का नाम है। ठीक है। जिसमें गुर्जरा कहाँ पास है, ये एमपी में है। एमपी में कहाँ है, दतिया जिला है। यही पूछा गया है, एमपी में कहाँ है, दतिया जिला। ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एमपी के दतिया जिला में है। ठीक है। मास्की कर्नाटक में है, नेत्तूर कर्नाटक में है, उड्डेगोलम कर्नाटक में। तो पहले प्रश्न का जो आंसर वो कहा है हमारा, वही सही है, मध्य प्रदेश का दतिया जिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है। जहां अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है, वो कौन सा है, वो पूछा गया है। ठीक है। तो भैया वो क्या है, भाब्रू स्तंभ। ठीक है। जो कि कहाँ पास है, राजस्थान में। जो कि कहाँ पास है, राजस्थान में। मैं दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी। ध्यान से देखिए, प्रियदर्शी राजा मगधे। ठीक है। कहाँ पास है, भाब्रू शिलालेख। इसमें इस पहेली को हल करने में महत्वपूर्ण कड़ी मिली थी, क्योंकि कई जगह से दिक्कतें आ रही थी कि भैया प्रियदर्शी कौन है, अशोक कौन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पास इसने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया कि प्रियदर्शी राजा मगधे। प्रियदर्शी राजा मगधे, यानी मगध का राजा प्रियदर्शी है। ठीक है। और प्रियदर्शी को मौर्य साम्राज्य के केंद्र मगध से सीधे तौर पर जोड़ती है, जिसकी पहचान सम्राट अशोक के रूप में की जाती है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बाबरू शिलालेख राजस्थान में है भाई। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि अशोक कौन है, प्रियदर्शी कौन है, प्रियदर्शी कौन है। ठीक है। लेकिन बाबरू ने क्लियर कर दिया कि भैया कि जिसकी चर्चा आप बार बार हर जगह कर रहे हैं, वो क्या है, मगध का सम्राट अशोक है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। तो इस तरह से हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हमारा है, ये सही होगा। ठीक है। मास्की आप जान चुके हैं, रोमन देई आपको पता है कि ये आर्थिक अभिलेख था। ये आर्थिक अभिलेख था, ये आपको बिल्कुल पता है, ये आर्थिक अभिलेख था। ठीक है। 20वें वर्ष यहाँ पास अशोक गया था। ठीक है। और यहाँ का जो कर था 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था। और बलि नामक जो टैक्स हुआ करता था, इसको माफ कर दिया था। ठीक है। और इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी मास की आपको पता ही है। आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? आपके सामने बोर्ड पे प्रश्न है कि भैया कालसी क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा क्या है? कालसी क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, या गुप्तकालीन मंदिर के कारण। ठीक है, देखिए भैया, जो कालसी है वो उत्तराखंड में। कालसी कहाँ पास है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में है, और यहाँ पास अशोक के 14 शिलालेखों में से एक मिला है। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेखों में से एक मिला है। तो क्यों प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के कारण। मैं आपको इस प्रश्न में दो और पूछ रहा हूँ, एक धौली बताना मुझको, एक बताना धौली, और दूसरा बताना जौगढ़। एक बताना धौली और दूसरा बताना जौगढ़, ये कहाँ पास है? हाँ, मैं दे रहा हूँ, 2 सेकंड टाइम दीजिए। धौली और जौगढ़ कहाँ, जरा बताओ। ठीक है, देखिए भाई, धौली, धौली उड़ीसा में है, और जौगढ़ भी उड़ीसा में है। ये भी क्या है? उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को याद रखना, क्योंकि धीरे धीरे करके हम ज्यादातर के नाम याद कर लेंगे। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर। हाँ, अब आ गया प्रश्न, इसीलिए मैं याद करा रहे थे कि अगले प्रश्न में आपको मदद मिलेगी। बोलो भाई। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान दिया है, और बता पूछ रहा है वो किस राज्य में। एक तरफ वो, मतलब कि जो शिलालेख है उनका स्थान दे रहा है, और दूसरी तरफ पूछ रहा है कौन से राज्य में। बस आगे आगे मैप, शायद शायद इसको टिक कराना है कि कौन से उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो केवल एक, केवल दो, जो भी हो, आप इसको ध्यान से दीजिए। चलिए, तो धौली कहाँ पास है? अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है। धौली और जौगढ़, ये कहाँ पास है? ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पास है? ये दोनों उड़ीसा में। तो चलिए ठीक है, तो धौली और जौगढ़ मुझे उड़ीसा पे मिलना चाहिए। तो पहला तो मिल रहा है, लेकिन जौगढ़ मध्य प्रदेश में, जो कि गलत हुआ ये। ठीक है, फिर कालसी, अभी पढ़ा था आपने कुछ देर पहले, कालसी, कालसी पढ़ा था। कालसी कहाँ पास है? उत्तराखंड में। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, कालसी के उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए, ये भी गलत हो गया, तो केवल दो सही इसमें। एरा एरागुडी कहाँ पास है? एरागुडी आंध्र प्रदेश में, और धौली कहाँ पास है? उड़ीसा में। तो यहाँ से आपको चार चीज तैयार हुई। पहला, धौली और जौगढ़ कहाँ पास है? उड़ीसा में है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। एरागुडी कहाँ पास है? आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से देखिए, हमें इसमें केवल दो सही मिले, एक और दो विकल्प। तो पूछा है उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं। तो केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, तो केवल दो युग्म सही है। इस क्वेश्चन का हमारा ये सही होगा। ठीक है, चलिए, हम ऐसे एक प्रश्न तो बिहार में पूछे, बिहार में पूछिए, लौरिया नंदनगढ़। एक है लौरिया नंदनगढ़, एक है लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, और एक है रामपुरवा। बताओ भैया, एक है रामपुरवा। ये तीनों कहाँ पास है? ये तीनों बिहार में है, और बिहार के कहाँ पास है? चंपारण में। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से है। बिहार वाले एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, और रामपुरवा, इन तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख
धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो देखते हैं भैया, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में क्या है, कुछ पता है क्या? बिल्कुल पता है भाई, 13वां शिलालेख में कलिंग विजय है। बिल्कुल सही। ये क्या है? इसमें कलिंग विजय है। कलिंग विजय है। और क्या? इसी में उसका हृदय परिवर्तित हो रहा है। हृदय परिवर्तन है, बात सही भाई। और कुछ है? पड़ोसी राज्यों से संबंध की बात हो रही है। ये भी सब चर्चा इसी में है। ठीक है। 11वां शिलालेख में 11वें शिलालेख में कहता है कि भैया मेरे जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को ना सताएं। मेरे अधिकारी जो हैं वो ब्राह्मणों को ना सताएं, इसकी चर्चा है। ब्राह्मणों को ना सताएं। ठीक है। दूसरे शिलालेख में दूसरे शिलालेख में आपको पता है कि पशु चिकित्सा की बात की गई है। पशु चिकित्सा की बात की गई है। साथ में कुछ उसके जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे कि चोल, पांड, चोल हो गया, पांड हो गया, और केरल पुत्र हो गया, एक हो गया सती पुत्र हो गया। इन सब की चर्चा करता है। तो बचा कौन? बचा हमारा पहला, यानी 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है। अशोक अपने 12वें शिलालेख में ये कहता है कि भैया जितने भी सभी धर्म हैं या जितने भी संप्रदाय हैं, उनका जो सार है भाई, सभी सभी संप्रदाय का सार क्या है? ज्यादातर सभी संप्रदाय में अच्छी बात है ये। ठीक है। सभी संप्रदायों के सार में ज्यादातर क्या है? अच्छी बात है ये। ठीक है। तो कहता है कि हर संप्रदाय के जो सार तत्व हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हर संप्रदाय का सार तत्व का सम्मान किया जाए। हर संप्रदाय के सार तत्व का सम्मान किया जाए या सार तत्व को बचाए रखा जाए। हर संप्रदाय के सार तत्वों का सम्मान किया जाए। सम्मान किया जाए। ठीक है। यानी हर संप्रदाय का सम्मान किया जाए। और जो भाई सभी के सार क्या एक ही जैसे होते हैं भाई? सभी में क्या है? झूठ ना बोलिए, सभी में क्या है? चोरी ना करिए, सभी क्या है? बड़ों का आदर करिए, बुजुर्गों का आदर करिए, दार्शनिकों का सम्मान करिए। ठीक है। समय लोग रिस्पेक्ट करिए, बड़े लोग इज्जत करिए, सभी में ये सी बातें कही गई है। तो 12वें शिलालेख में कहता है कि हर संप्रदाय के सार तत्वों का सम्मान किया जाए। ठीक है। तो समन्वय की जो बात आती है वो हमारी किस में आती है? वो हमारे 12 में आती है। यानी और इसी में एक बात और भी है। 12वें में ही 12वें में स्त्री महामात की भी चर्चा है। 12वें में क्या है? स्त्री महामात की चर्चा है। 12वें में क्या है? स्त्री महामात की चर्चा है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, इतनी चीजें हैं बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? अब ये तो बात तो फिलहाल सभी को पता है कि कलिंग युद्ध की जो चर्चा है वो 13वें शिलालेख में। ठीक है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में। वो रोमन अंक हम नहीं सिखा सकते भाई, सिखा देना। अच्छा चलो, ये होता है 10। 10 के बाद अगर इधर लग दो तो कम होता, 10 के एक 9 हो गया। ठीक है। और इधर ये है 10, ये एक लिखिए 11, दो लिख दिए 12, तीन लिख दिए 13। ठीक है, तो ये हो गया 13वां शिलालेख। ठीक है। तो कलिंग युग का वर्णन क्या है? 13वें शिलालेख में। इसके भी आप ध्यान दीजिएगा। कलियुग किस में है? 13वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कुछ कुछ इस चर्चा करने लायक था। फर्स्ट सेकंड, ये चलिए देखते हैं।
किस अभिलेख में कलिंग, किस अभिलेख में, या इसको ध्यान से दीजिएगा, किस अभिलेख में ज्यादा बड़ा हो रहा है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की में? नहीं भैया, मास्की में तो अशोक का नाम है। मास्की कर्नाटक वाले में अशोक का नाम है। रुद्रदामन का रुद्रदामन का, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? रुद्रदामन का, जूनागढ़ अभिलेख, नहीं नहीं नहीं, हाथी गुफा अभिलेख, ये राजा खारवेल का। ठीक है, ये किसका है? खारवेल का है। खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में इन चीजों का वर्णन किया है कि भैया अशोक के टाइम पे कलिंग विजय हुई थी और लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। भीषण नरसंहार हुआ था। इस इन चीज की चर्चा करता है खारवेल, जो कि क्या है, चेदी वंश का, यानी कलिंग में चेदी वंश था, वहां का शासक है। ठीक है, तो इस चीज की चर्चा ये कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रुद्रदामन, अरे ये शक शासक था भाई, ये शक शासक था। इसका संबंध गुजरात से था। वो भी शक हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देख लेंगे। ठीक है, रुद्रदामन यहाँ से संबंध था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 13वां? 13वां तो कलिंग विजय से है भाई। 13वां किससे है? कलिंग विजय से। ठीक है, क्या है? भाब्रू शिलालेख। अभी मैंने बताया कि यहाँ पास सम्राट के रूप में सम्राट अशोक की चर्चा है, यानी ये राजस्थान वाला है, यहाँ सम्राट अशोक की चर्चा है। ये भी नहीं होगा धार्मिक सम्राट। ठीक है, फिर आ रहा है 11 और 12। अभी 12 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, क्योंकि यही कहा गया था कि सभी धर्मों के सभी, शिलालेख 12 में कहा गया कि सभी धर्मों का जो सार तत्व है उसका सम्मान किया जाए। सभी धर्मों के सार तत्व का, सार तत्वों का सम्मान किया जाए या उनको बनाए रखा जाए। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि अभिलेख जो शिलालेख जो 12 है वो क्या है, सहिष्णुता से संबंधित है, यानी पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित अगर बात आती है तो शिलालेख नंबर 12 हो जाएगा। अब हम लोग, ठीक है, कहता है कि इसी बारे में कहता है कि जो सभी धर्मों के सार तत्व हैं उनके क्या है, मूल्यों में वृद्धि की जाए या वृद्धि हो। ये बात अशोक अपने 12वें लेख में लिखवाता है। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ेगा बोर्ड पे, ध्यान से लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। अशोक कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कगार तथा अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, तो वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। हम अपने धर्म की बुराई करें, बड़ाई करें, दूसरे धर्म की बुराई करें, तो सामने वाला हमारे धर्म के बारे में कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकता। यही बात अशोक कहता है, भैया अपने धर्म की प्रशंसा कीजिए और उसकी अच्छाइयों को बताइए, लेकिन दूसरे की बुराई मत करो। उसका प्रभाव आपके ही धर्म पर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप किसने कहा था? इसको ये अशोक समझाया था। वही आज आज के लोग को समझना चाहिए।
तो हिंदू धर्म की बुराई करता है ना, उसे हिंदू धर्म के बारे में सही से पता है, और जो मुस्लिम धर्म की बुराई करता है ना, उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सही से पता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं। संगम राज्य, ठीक है, अब बताइए कौन बताते हैं। बताइए कौन बताते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। नहीं, संगम राज्य अलग है, संगम राज्य अलग है भाई, संगम राज्य अलग है, और संगम वंश अलग है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और ये अभी हम बचा रहे हैं। संगम राज्य में ये दक्षिण भारत के राज्य आते हैं। और आपको पता है कि अशोक ने दक्षिण भारत राज्यों की चर्चा अपने सेकंड शिलालेख में किया था। और आपको बिल्कुल पता है कि उसने सेकंड शिलालेख में चोल की चर्चा किया था, पांड्य की चर्चा किया था, केरल पुत्र और सतीपुत्र की चर्चा किया था। केरल पुत्र और सतीपुत्र की चर्चा किया था। ठीक है, तो ये तो सेकंड शिलालेख में था। साथ में उसने 13वें शिलालेख में भी इन चीजों की चर्चा किया था। ठीक है, इसको ये अपने समीपवर्ती राज्य थे ऐसा बताया था। समीपवर्ती राज्य हैं इनके, यानी इसकी इनकी सीमा यहाँ तक नहीं थी। और साथ में सेकंड में साथ में इसने 13वें शिलालेख में भी इसकी चर्चा किया था। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन का क्या होगा, संगम राज्य दक्षिण राज्यों की चर्चा अशोक ने अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये हो जाएगा सी, से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और 13वां शिलालेख इसकी चर्चा है। ठीक, इसको भी याद देखिए। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, चोल का है, हाँ है, पांड्य का है, हाँ, सतीपुत्र का है, हाँ, क्या है, सातवाहन। सातवाहन का नहीं मिला था। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और बताया था, वो कौन सा था, वो हमारा केरल पुत्र था। नहीं पूछा है, तो यही डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। ठीक है, देखिए टालमी फिलाडेल्फस ये मिस्र का शासक था। कहाँ से का था। टाल टालमी टालमी फिलाडेल्फस टालमी फिलाडेल्फस ये भैया मिस्र का शासक था। और इसका एक और नाम मिलता है कहीं कहीं जगह पे, जिसको हम लोग तुरमय कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुरमय बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ का शासक था ये, मिस्र का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था। तो भैया अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ था, मिस्र का शासक था। ठीक है, देखिए अशोक का क्या है, यूनानी राजाओं से अच्छे संबंध थे। तो आपने कुछ कुछ जैसे सीरिया से अच्छे संबंध थे, मिस्र से अच्छे संबंध थे उसके। सीरिया हो गया, मिस्र हो गया। ठीक है, ये सब यूनानी राज थे, इनके क्या है, अच्छे संबंध थे। ठीक है, ये सब की चर्चा हम 13वें शिलालेख में आपको बता रहे थे। 13वें शिलालेख में इन बातों की चर्चा है कि अशोक का 5 यूनानी राजाओं से अच्छे संबंध थे। 5 यूनानी राज्यों से अच्छे संबंध थे इनके।
ठीक है। उसी में से तुर्मे कहाँ का था? मिस्र। जिसका दूसरा नाम क्या था? टालमे फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टालमे फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई आगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? जरा बताइए भी। ठीक है, तो चोल, गुप्त, मौर्य, पल्लव। तो ये मौर्य के थे। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनका मिस्र से अच्छा संबंध था। एक एक तो जान ही लो कम से कम। दूसरा, इनका संबंध सीरिया से अच्छा था। एंटियोकस यहां से आया था। तीसरा, एक और है आपका। तीन है, तीसरा, चौथा। तीसरा है हमारा सर मेसोडोनिया है। हाँ, मेसोडोनिया। बाकी दो आप लोग याद करिएगा। मेसोडोनिया। ये तीन तीन तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मिस्र है, सीरिया है, मेसोडोनिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि सीरिया और मिस्र के साथ किसके तो मौर्य साम्राज्य। आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? जो अशोक का धम्म था उसका जो मूल संदेश था क्या था, जरा बताइए। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा। हाँ, इस बात की तो बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, ये तो सही है। शांति और अहिंसा बिल्कुल सही। बड़ों का सम्मान करना, हाँ बिल्कुल कहा, बड़ों का सम्मान कीजिए, दार्शनिकों का सम्मान कीजिए, धार्मिक आत्माओं का सम्मान कीजिए, इन सब की चर्चा हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? धार्मिक सहनशीलता, हाँ ये भी सही। तो इस प्रकार से पूछा है संदेश क्या है, तो लास्ट में बिहार पीछे का क्वेश्चन रहा, ये सही है इसका। ठीक है, यानी इसमें क्या है? एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक है। ठीक है, तो इसका क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर, हाँ ये थोड़ा इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। क्या है? पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई थी। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। आपको पता है कि पहला शिलालेख पशु बलि पर रोक की चर्चा करता है, पशु बलि पर। लेकिन पारंपरिक अवसरों पर जो पशु बलि की रोग की चर्चा है वो अशोक के चौथे स्तंभ अभिलेख, सॉरी पांचवें स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर जो रोक है वो हमारे क्या है? पांचवें पर है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अशोक पशु बलि पर रोक लगाता है। पहले जो अशोक के राजकीय पाकशाला थी उसमें ढेर सारे जानवरों को भोजन के लिए मारा जाता था, लेकिन अशोक कहता है कि अब नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, और जिस समय ये रोक लगाता है उस समय कहता है कि इस समय दो मोर और एक हिरन मारा जाता है। ठीक है, लेकिन हिरन डेली नहीं मारा जाता, लेकिन भविष्य में ये भी तीनों नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, और अशोक कहता है कि हाँ कोई उत्सव है या चीजें हैं क्या, इस पर बिल्कुल रोक है। तो ये कौन सा है? ये हमारा पांचवा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन या तो रिपीट हुआ है तो दोबारा आ गया चलिए। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो ये हमारा ई सही है। आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको हम। क्वेश्चन 20 देखिए। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न
को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप जरा बताइए। ठीक है, ये बात आती है शाहगौर ताम्रपत्र की। ये आपको पता है कि ये कहाँ पास था? गोरखपुर में। ये कहाँ पास था? गोरखपुर में था। गोरख ठीक है, जो शाहगौर था ये गोरखपुर में था। गोरखपुर में था। और अब दूसरी बात, ये तांबे का था। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान रखिए। शाहगौर कहाँ पास है? गोरखपुर में। और तांबे का है। ठीक है, इसमें क्या है, अकाल के समय हम मदद कर सकें लोगों की, उसके लिए क्या है, खाद्यान्न भंडार पहले से सुरक्षित रखने का शाही आदेश था। ठीक है, कि पहले से आप क्या करिए, अकाल आए या ना आए उसके पहले क्या करिए, आप ढेर सारा अनाज इकट्ठा रख लीजिए और जब दिक्कत हो तो लोगों को मदद कीजिए। ठीक है, और ये टाइम किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, ये टाइम किसका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी थी कि पहले से आप क्या स्टोर रखिए। ठीक है, और सेम इसी टाइप का जैसे एक है महास्थान, वहां से भी इसकी चर्चा मिलती है। महास्थान बंगाल। महास्थान कहाँ पास है? बंगाल। दो स्थान ऐसे हैं जहां इसकी चर्चा मिलती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि जब कभी भी दिक्कत आए या देश में अकाल पड़े तो लोगों की मदद करिए। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हम लोग आज देख रहे हैं, यहीं से शुरुआत मानी जाती है इसकी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो 5 किलो राशन। ठीक है, 5 किलो राशन की शुरुआत यही से मानी जाती है। ये किसके टाइम पे था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। बाकी आपको पता है कि रुमनदेव लेख अशोक का है, तो इन चीजों की चर्चा बाद में करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो चुका है, छोटा करते हैं पहले। क्वेश्चन छोटा करते हैं। कथन कह रहा है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। हाँ भैया, जब अशोक ने 261 ईस्वी 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीता, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, तो बिल्कुल जोड़ लिया, एक पांचवा प्रांत बन गया। पांचवा प्रांत बन गया, ये पांचवा प्रांत बन गया। ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था। हाँ, बात तो सही है, ये भी सही है। अगर मैं मैप बनाऊं इसको, देखिए ध्यान से देखिए, तो मेरा कहीं उड़ीसा ही पड़ता है। अगर इसने इस इलाके को जीत लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसका व्यापार हो सकेगा, आराम से जा सके। उसके पहले अगर कोई यहाँ अन्य राज्य रहता तो इसको दिक्कत होती व्यापार करने में। लेकिन अब क्या होगा, आराम से मगध मगध वाले आराम से यहाँ से यहाँ व्यापार कर सकेंगे। इसीलिए क्या है, ये पांचवा प्रांत इसका बना लिया था। इस प्रकार से दोनों सही है, ए और का आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ध्यान देखिए, इसको भी देखिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये बोर्ड पे देखिए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। भूदान के सॉरी भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। नहीं नहीं भैया, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत मानी जाती है तो ये तो वहां से मानी जाती है, सातवाहन, सातवाहन से।
सातवाहन शासकों ने दिया था भूदान। और किसको दिया था? ब्राह्मणों को। इसकी यहां मान सकते हैं। लेकिन भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध नहीं, ये भी सही है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ रहा है कि कौन सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और दोनों क्या है, ए और आर दोनों सही है, ए दो की सही बात है। कहीं प्रमाण नहीं मिला है, कहीं प्रमाण नहीं मिला कि कृषकों ने मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भूदान के विरुद्ध विरोध दर्ज किया हो। और इन लोगों ने बिल्कुल कहीं भी दान, क्या नाम है, धार्मिक आधार पर दान तो दिया ही नहीं था। ठीक है, शुरुआत तो सातवाहनों से होती है, उसके बाद गुप्तकालीन में वही समंती व्यवस्था आ जाती है, जो भविष्य में राजाओं के पतन का कारण बनती है। जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे आप सरकारी जमीनों को सामंतों को देते जाएंगे, संबंध धीरे धीरे उनकी जमीनें बढ़ती गई, और कई संबंध मिलकर राजा को टपका दिए। ठीक है, तो फिर इसलिए ये सही है। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जैसे देखिए कह रहा है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से। कार्नेलिया, अरे जिसको आप लोग हेलना कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हेलना, हेलन या हेलना कहते हैं। ठीक है, इनसे विवाह किया था, और इन्हीं के साथ इनका एक राजदूत आया था, जिनका नाम क्या था, मेगस्थनीज। जिसका नाम क्या था भैया, मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज जब भारत में रहा तो भारत की जो चीज देखा उसको लिखा, और उसको लिखना एक अपनी किताब में, जिसका नाम क्या था, इंडिका। इसने बहुत चीजों की चर्चा की इंडिका में, कि जो प्रशासन था कैसा था, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सब की चर्चा इसने किया। ठीक है, तो चलिए, तो मेगास्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन दरबार में हुएनसांग आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य साम्राज्य सात वर्गों में विभाजन, मौर्य साम्राज्य का सात वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। देखिए, ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। उसने कहा कि जो मौर्य साम्राज्य था वो सात वर्गों में विभाजित था। ठीक है, पहला था दार्शनिक, क्या था, एक था दार्शनिक, फिर कृषक वर्ग था, पशुपालक वाले थे, योद्धा वर्ग था, पुरोहित थे। ठीक है, मंत्री था। ठीक है, कुल मिला के ये सात थे। ठीक है, फिलहाल अभी जो शुरुआत के चार हैं हम देखते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका और मौर्य प्रशासन। ठीक है, तो इसने पहला एक दार्शनिक बताया था। दार्शनिक, कारीगर यानी शिल्पकार वर्ग था, योद्धा वर्ग था, निरीक्षक था, मंत्री था, अहीर था, और कृषक था। इन्होंने सात बताया था। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इन्होंने क्या है, सात वर्ग बताए थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, 30 सदस्यों की छह समितियां करती थी। कितनी समितियां होती थी, छह समितियां हुआ करती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन चाणक्य कहता है कि भारत में दास प्रथा थी। अगर कोई चोरी करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, इन सब की चीजें आप भी ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, सात प्रकार हैं भाई, ध्यान से देखिए, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, दार्शनिक, कृषक, अहीर। ठीक है, तो ये क्या है, सात वर्गों की ये चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? अभी आपने पढ़ा 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ये मेगास्थनीज की इंडिका में था कि दास्तां नहीं थी, लेकिन जो कौटिल्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में दास प्रथा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 30 भी वही है। मौर्य समाज विभाजित 7 वर्गों में विशेष रूप से किया गया है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन क्यों आ रहे भाई, बता दिया करो। किसने कहा कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार थे? ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज कहता है कि ब्राह्मण और श्रमण, मेगास्थनीज कहता है कि एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ श्रमण। ठीक है, जो सनातन से जुड़े पुरोहित थे, वेदों का पाठ करने वाले थे, हिंदू धर्म के संरक्षक थे, ठीक है, वो क्या थे? वो दार्शनिक का एक प्रकार था। और दूसरी तरफ जो सनातन को नहीं मानते थे, लेकिन वो भी क्या, तपस्या से जुड़े हुए थे। ठीक है, तपस्वी दिनचर्या का पालन करते थे, परित्याग किया था उन लोगों ने, उनको वो श्रमण कहते थे। यही इनको 2 प्रकार के दार्शनिक मानता था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार क्या नाम है, श्रमण। मेगास्थनीज के अनुसार ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार थे। ठीक है, जो जो ब्राह्मण वैदिक परंपरा को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, वो एक एक दार्शनिक वो मानता। दूसरा, ठीक है, जो गैर वैदिक थे, गैर वैदिक थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, ठीक है, उनको क्या है, ये माना करता था कि ये श्रमण है। ये 2 प्रकार के ये दार्शनिक माना करता था। किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए, भैया टैक्स अगर छुपाए तो सीधा निपटाए जाओगे। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार नहीं है कि भैया देती रहेगी आपको अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम कि हाँ भैया 31 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। नहीं, नहीं, टैक्स छुपाए तो सीधा निपटाए गए। यानी टैक्स छुपाने पर सीधा मृत्युदंड था। ठीक है, टैक्स छुपाने पे क्या था? सीधा मृत्युदंड था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र का प्रशासन अभी मैंने कुछ देर पहले बताया इंडिका में है। ठीक है, 6 समितियां होती थी, समितियां, 6 समितियां होती थी। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। उसी में से एक मैं बता दे रहा हूं। एक समिति थी तीसरी वाली, जो जन्म और मरण का पंजीकरण करती थी। जन्म और मरण का क्या करती थी? पंजीकरण करती थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी समिति क्या करती थी? थर्ड समिति क्या करती? जन्म और मरण का पंजीकरण, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ये कहाँ से मिलता है? इंडिका में। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। चलिए आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य प्रशासन के विवरण की, ठीक है, मौर्यों का नगर प्रशासन, जहां नगर प्रशासन आए सीधा सीधा मेगास्थनीज की इंडिका मारी। ठीक है, मुद्राक्षस विशाखदत्त, ये रचना यहाँ से याद कर लीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के अभिलेख बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। इंडिका का मूल लेखक कौन था भाई? ये तो हद पार कर दिया आप लोगों ने आज। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए खत्म हो गया भाई। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम 36 प्रश्न लेकर आए थे। कल हम प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट में जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हम इसको समाप्त कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें विदा दीजिए।
हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य जितने भी बचे क्वेश्चन है सबको समाहित करके हम नेक्स्ट टॉपिक या मौर्योत्तर काल में बढ़ चुकेंगे, जहां हम आपको पढ़ाएंगे सीधा सीधा क्या नाम है आपका बचा हुआ है सातवाहन, नहीं पहले शुंग पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा हल्का सा कर्ण है क्योंकि कर्ण पढ़ना नहीं है, फिर सातवाहन पढ़ाएंगे, फिर आपको विदेशी आक्रमणकारी हैं ISP के, इंडो ग्रीक इनको पढ़ा दूंगा मैं, यानी हिंदी यूनानी, फिर शक आएंगे इनको पढ़ा दूंगा जहाँ आप आज चर्चा करें तो रुद्ररामन की, फिर पहलव आएंगे उनको पढ़ा दूंगा नाट पल्लव, ठीक है। उसके बाद फिर कुषाण पढ़ा देंगे। ये थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, कुषाण आपका समाप्त हो जाएगा तो कुषाणों के ही सामंत थे, ठीक है, गुप्त, फिर गुप्त पढ़ा देंगे, और गुप्त के ही सामंत थे आपके वर्धन, वर्धन पढ़ा देंगे। और यहीं से क्या है हमारा थोड़ा सा जो प्राचीन भारत है ये समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हम घटना चक्र जितने भी क्वेश्चन जल्दी निपटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा क्लासें आपको अब नियमित ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो ठीक है दोस्तों, हमें विदा दीजिएगा, और हाँ मैं छोटा सा निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सहयोग दीजिए, ठीक है। आप लोगों के बीच में शेयर करिए, जो दिक्कतें होकर वो बताइए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, हम आपके हर सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं। बस आप बशर्ते हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मदद कीजिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए। धन्यवाद। हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे घटना चक्र, ये मेरा वादा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी से विदा लेता हूँ मैं। धन्यवाद।